नमस्कार। हमारे साथ एक आज ऐसे व्यक्ति हैं जो उस कठिन सवाल का जवाब देते हैं जो अक्सर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि हिंदी पढ़कर क्या हो जाएगा। ये व्यक्ति उस सवाल का जवाब देते हैं कि हिंदी पढ़कर भी बहुत कुछ हो सकता है। स्वागत है सर आपका। जी। बहुत धन्यवाद नितिन जी। थैंक पब्लिक स्फेयर से आपका मैं भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। सर उल्टा शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को। हम्म, तो अभी जो जैन जी की या नई जनरेशन की जो बात की जा रही है हम्म। उससे आपने क्या सीखा? देखो, जैन जी एक जो कुछ लाइफ का डायरेक्ट एक्सपीरियंस है जी। उसमें वो विश्वास करती है। जी। और पहले जो हमारी पीढ़ियां थी, बच्चों की पीढ़ियां, जी। उस पर परिवार, उसकी परंपराएं, रूढ़ियां बहुत हावी रहती थी। जी। अब सोशल मीडिया के कांटेक्ट के कारण और परिवार से संपर्क कम होने के कारण वो जो कुछ हो रहा है, अपने देश में नहीं पूरी दुनिया में जो हो रहा है, और खास तौर से उस उम्र के बच्चे कैसे सोच रहे हैं, वो उसके नज़दीक है। और उसमें काफ़ी कुछ साइंटिफिक टेम्पर है। जो रियलिटी है उसका एनालिसिस है, और इस रियलिटी को कैसे चर्न करके, कैसे उसका दोहन करके वो क्या प्राप्त कर सकते हैं और अधिकतम क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो उनका सोच है। तो अब ये पूरी दुनिया का है, और पूरी दुनिया की जैन जी एक जैसी सी होती जा रही है, क्योंकि एक जैसा सा उनका एक्सपीरियंस होता जा रहा है। तो ये बहुत एक नई तरह का चेंज है, और इसको पुरानी पीढ़ी को, पूरी दुनिया की पुरानी पीढ़ी को भी और भारतीय पुरानी पीढ़ी को भी बहुत बारीकी से और गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। हम लोग काफ़ी नॉन सीरियसली ले रहे हैं, ये बच्चे हैं, कुछ नहीं है, ये तो मोबाइल वाले बच्चे हैं, ये तो इंस्टाग्राम वाले बच्चे हैं, ये क्या जानते हैं, इनके पास जीवन का क्या अनुभव है। उनके पास जो कुछ उनका अपना अनुभव है वो उनका अपना अनुभव है, और उसमें विश्वास करते हैं, और इस विश्वास के साथ जैन जी को हमें लेना चाहिए। सर जैसे बात की जाती है कि जो शब्दों की यात्रा होती है तो एक लंबे समय में कोई शब्द एक भाषा बनाती है फिर वो प्रचलन में आता है। तो रोज जैसे शब्द मर रहे हैं, विविधता मर रही है। जैसे आपने कहा कि ग्लोबलाइजेशन का एक करेक्टर ये भी है कि वो होमोजीनियस यानी एक रूपता लाता है पहनावे में, कल्चर में, सोच में। तो जो विविधता और जो शब्दों को नई पीढ़ी को हम क्या दे पा रहे हैं? जैसे ये बात अक्सर की जाती है कि नई पीढ़ी के पास भाषा की वो तहजीब नहीं है, उनके पास अपने मुहावरे हैं जो कि हर पीढ़ी के बारे में ही कहा जाता है। लेकिन आप उसको एक भाषा के नज़रिए से कैसे देखते हैं सर नई पीढ़ी को? देखो, भाषा हुँ। कोई एक बनावटी नहीं होती। जो एक दिमाग की विचारशीलता है, जैसे वो सोचता है, जैसे वो चीज़ों को ग्रहण करता है, ठीक उसी तरह से वो बोलता है, और बोलेगा तो भाषा में बोलेगा। इसका मतलब अगर विचार में परिवर्तन हो रहा है तो फिर भाषा में भी परिवर्तन होगा। अगर विचार में स्थानीयता खत्म हो रही है और राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता उसमें विशेष रूप से वह ग्रहण की जा रही है उस दिमाग के द्वारा, तो फिर उस भाषा में भी अंतर्राष्ट्रीयता आएगी। अगर विचार पूरा ग्लोबल है तो शब्द भी ग्लोबल होंगे। इसलिए उसमें कोई भी भाषा हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, चाहे वो चाइनीज हो, और चाहे वो कोरिया की भाषा हो, जापानी हो, और चाहे हिंदी हो, हमारे तमिल हो, कोई भी हो, सब में विदेशी शब्द आएंगे। और उसमें हर पीढ़ी का जो रोमांस होता है, वह एक विचार के रूप में और फिर एक शब्द के माध्यम से जिया जाता है, स्लैंग्स के माध्यम से जिया जाता है। तो वो जिएंगे, उसी में अपने आप को व्यक्त करेंगे। तो हम लोग पहले बड़े बुजुर्गों को हम लोग बात करते थे, गांव में बात करते थे, वो बिल्कुल माँ बहन के साथ गालियों के साथ बात करते थे। आज भी करते हैं, गांव में बड़े बुजुर्ग लोग गालियों के साथ बात करते हैं। हम तो उनकी गालियों पर तो आपत्ति नहीं करते, लेकिन हमारी ये जो नई पीढ़ी है, ये अपने असंतोष को अगर किसी तरह से व्यक्त करती है, तो हम लोग क्यों नाक भौं सिकोड़ते हैं? सारा आदर्श हम इन्हीं से क्यों अपेक्षा करते हैं? और सर जो लोग का जो भदेसपन था जो आपने इशारा किया, तो वो तो हमेशा से ही रहा है। हमेशा से रहे और हमेशा रहेगा। जी। देखो, भदेसपन को हम लोग थोड़ी नाक मुंह सिकोड़ने के साथ में बहुत बुरा मानते हैं।
लेकिन अगर हम्म, आप बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही व्यक्त करते हैं, हम्म, और अपने दुख को, दर्द को, कुंठा को, निराशा को, और व्यवस्था के साथ टकराहट को, और व्यवस्था से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, चाहे वो परिवार की व्यवस्था से नहीं मिल रहा, स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था से नहीं मिल रहा, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था से नहीं मिल रहा, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था से नहीं मिल रहा, तो फिर उसको लेकर के जो रिएक्शन होगा वो बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, और उसमें भदेशपन आएगा तो आएगा। एक सर जैसे आपकी जो जर्नी रही तो आज़ादी के बाद तो आपने टूटे हुए ब्लैक बोर्ड या बिना ब्लैक बोर्ड की क्लासों में भी पढ़ाई की होगी, और आज एक डिजिटल क्लासरूम में भी आप, तो इस पूरी जर्नी को भारतीय शिक्षा व्यवस्था की इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, भारतीय शिक्षा में पहले हम्म, केवल कुछ टेक्स्ट बुक्स में जो कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ना, उसको समझना और उसको लिखना, बस इतना ही माना जाता था। अब उसमें उसको, बच्चों को पढ़ाने सिखाने का कौशल विकसित करने के लिए बोर्ड का इस्तेमाल होता था। हम लोग तो पट्टी पेंसिल वाले लोग थे, तो पट्टी पेंसिल में लिखना सीखते थे। हम्म, खड़िया की लकड़ी की पट्टी होती थी, उसमें भी हम लिखते थे। हम्म, अब वो एक युग था, वो तो चला गया। अब उसकी जगह जो बहुत ज़्यादा सुविधाजनक और ज़्यादा सस्ता जो डिवाइस आया है हम्म, वो मोबाइल में आया है। हम्म, उसमें लिपि है, उसमें एबीसीडी भी है, और उसमें क ख ग भी है, और उस डिवाइस को हम लोग उस तरह से सीखते हैं। तो ये एक नया तरीका है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा इस नए तरीके के साथ हमको चलना पड़ेगा। और ये इसमें एक गति और है, पहले गति नहीं थी। पहले लिखते थे, मिटाते थे, उस सब में बहुत समय लगता था। अब लिखने में और मिटाने में ये तो एक सेकंड्स के भी एक हिस्से का काम है। तो उस आधार पे हम लोग ये जो नई टेक्निक के साथ में अपनी शिक्षा को ले रहे हैं, तो बिल्कुल वाजिब है और सही है, और हमें इसको सहज स्वीकार करना चाहिए। एक सर मैंने ये देखा कि ये जो नई तकनीक आई, ये मतलब सस्ती है, इसकी अप्रोच ज़्यादा है, तो इससे महिलाओं को काफ़ी इसका सकारात्मक, क्योंकि उनको बाहर नहीं भेजा जाता था घर से पढ़ने या कोचिंग करने या किसी भी रूप में, तो उसने इनकी बहुत मदद की है तकनीक की पढ़ाई के लिए। हाँ, आप महिला कैसे देखते महिला शिक्षा में तो क्रांति हो गई है इससे। हैं? जी। दरअसल जहाँ महिला का बाहर निकलना भी मुश्किल था, बच्चियों की सुरक्षा का प्रश्न भी था, हम्म, और खासतौर से शादी होने के बाद में स्त्रियां, वो तो बिल्कुल ही घर में बंद हो जाती थी। अब तो इसलिए वो स्कूल में और कॉलेज में नहीं जा पाती थी, उनका परसेंटेज बहुत कम था। अब एक तेजी से ये परसेंटेज बढ़ा है, हम्म, और अब स्कूल जो है, कॉलेज है, वह है उसके मोबाइल में चला गया, घर में। हम्म, भले वो घूंघट में भी रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता, वह स्कूल और कॉलेज के ब्लैक बोर्ड को, उस टीचर को घूंघट में भी अपने घर में देख सकती है और ज्ञान प्राप्त कर सकती है। और क्योंकि प्रतिभा का ठेका कोई पुरुषों ने तो लिया नहीं है, महिलाओं ने अपनी जो कुछ ज़्यादा उनकी ज़िंदगी के संकट थे, इसलिए उनका दिमाग पुरुषों की तुलना में और भी अनेक तरह से कुछ खास चीज़ों में बहुत ही डेवलप हुआ है लाखों वर्षों में। इसलिए महिलाओं के कुछ एरिया में दिमाग पुरुषों की तुलना में ज़्यादा डेवलप है। तो अब उस डेवलपमेंट को खुराक मिलने लग गई इस मीडिया के द्वारा, इस इंटरनेट के द्वारा। इसलिए स्त्री शिक्षा में पूरी दुनिया में विस्फोट हुआ है, खासतौर से जो वंचित वर्ग के ज़्यादा देश रहे हैं, भारत जैसे देश, जी। उनमें तो बहुत क्रांति पैदा हो गई है। और इस समय हायर एजुकेशन में बहुत सी जगह तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के जो गोल्ड मेडल्स हैं, उसमें 70-80% गोल्ड मेडल्स लड़कियों के पास है, लड़कों के पास नहीं है। एक सर ये जो बार बार कहा जाता है कि मोबाइल आने से बच्चों की, छात्रों की कंसंट्रेशन कम हुई है, तो आपको लगता है कि एक एज ए टीचर ये चैलेंज है? और बहुत भारी चैलेंज है। हम्म, दरअसल ये टेक्निक नई थी, जी। ये पेरेंट्स के लिए भी नई थी, जी। टीचर्स के लिए भी नई थी, और बच्चों के लिए तो नई थी ही। अब ये जो टेक्निक थी, ये टेक्निक कोई शिक्षित करने के लिए नहीं आई थी, ये तो व्यापार करने के लिए आई थी। तो जो व्यापारी थे, दुनिया भर के व्यापारी, इस टेक्निक को सामने लाने वाले, वो तो अपना व्यापार करना चाहते थे। व्यापार वो कर रहे थे मनुष्य की कमजोरियों से,
मनुष्य में अगर सेक्स को लेकर कमजोरी है तो उस मटेरियल को उसमें ज़्यादा लाना ताकि लोग सेक्स में ज़्यादा एंगेज हो सकें। अगर हिंसा को लेकर लोगों की कमजोरी है, धूम धड़ाका होना चाहिए, डिस्युम डिस्युम मारपीट होनी चाहिए, तो फिर हिंसा वाली चीज़ें वहाँ पर लाइए। अगर उसमें कोई सेलिब्रिटीज़ को ला करके और उन जैसा बनने का सपना देखने का ये कमजोरी है कि मैं वैसा बन जाऊं, वैसा तो नहीं बनोगे आप, तो अपना जैसा ही बनोगे, लेकिन दूसरे जैसा बनने की ये कमजोरी है, तो उस कमजोरी का फायदा उठा करके सेलिब्रिटीज को लाने का ये काम किया गया। इस सब का दुष्परिणाम ये निकला कि मनुष्य अपने बारे में सोचना, अपनी जो कुछ उसमें निहित क्षमताएं हैं, जो उसके एनालिटिकल पावर है, जो उसकी अपनी क्रिएटिविटी है, उसको डेवलप करने से वो दूर चला गया। खुद से संवाद कमजोर हो गया, खुद की ताकत को पहचान करके उसको विकसित करने का लक्ष्य से वो भटक गया, और जो कुछ वह परोसा जा रहा है व्यापार के रूप में, बस उसका आस्वादन लेता गया। नतीजा ये निकला कि मनुष्य की मेमोरी उसकी बहुत कमजोर होगी। मैं देखता हूँ विद्यार्थियों की मेमोरी बहुत कमजोर है, उनका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत देर तक नहीं होता, उनकी भाषा बहुत सीमित हो गई है, जो सीमित से प्रोग्राम में जो शब्द आते हैं वही उनकी भाषा है। उनका एक्सप्रेशन पावर तो बहुत ही कम हो गया, क्योंकि एक्सप्रेशन पावर का संबंध विचारशीलता से। जब आप केवल दृष्टा ही हैं, विचारक ही नहीं है, तो आप तो मोबाइल तो आपको दृष्टा बना के छोड़ देता है। उसका ज्यादा से ज्यादा समय पर उसका टाइम का कंज्यूम कीजिए, उसका व्यापार बढ़ेगा। तो उसने आपको दृष्टा बनाया, और करता है स्वयं करने वाला, विचार करने वाला, काम करने वाला, उसके क्षमताएं कमजोर हो गई। तो इसका बहुत दुष्प्रभाव हुआ है। दरअसल पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, और बच्चों को भी, खासतौर से मैच्योर्ड बच्चों को बहुत सोचना चाहिए कि ये जो व्यापार चल रहा है, इस व्यापार के चलते रहने के साथ साथ मैं क्या तो नहीं देखूं और क्या देखूं, इसका फैसला, इसका विवेक उसके पास होना चाहिए। तब तो वह इससे बचेगा, और वो बच्चा बचेगा, वो परिवार बचेगा, वरना तो काफी बर्बादी हो चुकी है और हो रही है। सर, एक जो बात की जाती है एक लाइब्रेरी कल्चर की, जो आपके ज़माने में, तो उत्तरी भारत में विशेषकर मैं देखता हूँ कि लाइब्रेरी कल्चर उस तरह से डेवलप क्यों नहीं हो पाया गांव देहात में, या था तो वो मतलब उसमें कमी क्यों आती जा रही है? देखो, ये शिक्षा का प्रसार हो रहा था। ये शिक्षा दरअसल पाठ्य पुस्तक केंद्रित रह गई। तो पाठ्य पुस्तक सरकार के द्वारा प्रोवाइड कर दी गई, इसी में से पूछा जाएगा, इसी में से परीक्षा होगी, इसी में से आप अगली क्लास में जाओगे। तो फिर उस पाठ्य पुस्तक के अलावा दूसरी पुस्तक को क्यों पढ़ा जाए? तो जब शिक्षा इस बात पे रही नहीं कि इन 5 पुस्तकों को जो लाइब्रेरी में है, इनमें से कुछ पूछा जाएगा, जब ऐसी शिक्षा ही नहीं रही, तो 5 किताबों को, लाइब्रेरी किताबों को बच्चा क्यों पढ़े? तो स्कूल्स का जो पाठ्यक्रम था और जो खासतौर से परीक्षा पद्धति थी, उसने बच्चों को अपनी लाइब्रेरीज को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। आज हमारे देश के स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत कम विद्यार्थी बहुत कम किताबों को पढ़ते हैं। बंद पड़ी हैं स्कूल्स की लाइब्रेरी, कोई उनको खोलता तक नहीं, कोई लड़का जाता नहीं, टीचर प्रोत्साहित करता नहीं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये जो मोबाइल आ गया, इस मोबाइल ने लाइब्रेरी को और खत्म कर दिया। संक्षेप में जो कुछ अट्रैक्टिव चीज हो इसी पे आ जाएगा ना, फिर क्यों पढ़ो? लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए किताबों में घंटों पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, काफी समय देना पड़ेगा एक किताब को पढ़ने में। इतनी फुर्सत कहाँ है इस दिमाग को जो केवल कुछ सेकंड्स में चीजों को बदल देना चाहता है? तो एक एक पेज पढ़ने में तो आप 10 रील से गुजर जाते हैं। इसलिए कौन एक पेज पढ़े आप? इसलिए दिमाग की जो आदत है, उसका स्वभाव, उसी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, इसलिए लाइब्रेरीज कमजोर हो गई। एक सर, जैसे आपने कई किताबें लिखी हैं, जैसे ये किताब लिखी है आपने, तो ये आपको मतलब क्या चीज़ प्रेरित करती है लिखने के लिए? क्योंकि बहुत श्रमसाध्य काम है, कई दशक लगते हैं जब एक किताब आती है सर। दरअसल ये जो सर्जनात्मक शिक्षा जो पुस्तक है, ये ये दुनिया का जो भी, मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं,
ऑक्सफोर्ड की, हार्वर्ड के प्रोफेसर्स की, चाइना के प्रोफेसर्स की, अमेरिका, यूरोप, अनेक भारत के जो शिक्षा शास्त्री हैं उन सब की किताबें पढ़ करके मैंने किताब लिखी है। मेरा ये निष्कर्ष है कि हम लोग जो पाठ्यक्रम बना करके बच्चों को पढ़ाते हैं वो एक मध्यम दर्जे का काम है। उससे एक बच्चे का उसका खुद का अधिकतम विकास नहीं हो सकता। दरअसल हर बच्चे का अपना पाठ्यक्रम होता है। प्रकृति से हर बच्चा अपनी कुछ क्रिएटिव पावर्स को, सृजनात्मक क्षमताओं को लेकर के आता है। इस स्कूल और यूनिवर्सिटी के सिस्टम में उन क्षमताओं को परखने का कोई इंतजाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए ये पूरी जो परीक्षा है, ये शिक्षा जो है वो एक रोजगार लेने की ओर अभिमुख है, और इससे जो कुछ बेस्ट एक व्यक्ति का विकसित होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। ये इस समाज के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, बाजार के द्वारा दिया गया पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के अनुसार अपने आप को तैयार करो और जॉब लो, कोई नौकरी लो, कोई जॉब लो, कुछ भी हो। इससे पूरी दुनिया का विकास बहुत कमजोर हुआ है। क्यों? मनुष्य का बच्चा जो कुछ विशेष क्रिएटिविटी के द्वारा विशेष नई चीज देने के लिए पैदा हुआ था, उसको तो न तो परिवार ने टच किया, न स्कूल ने टच किया, न यूनिवर्सिटी ने टच किया, और वो खुद भी उसको पहचान नहीं पाया। इसका भारी नुकसान ये हुआ कि जो क्रिएटिव पार्ट था, जिससे इस दुनिया का तेजी से विकास हो सकता था और हर बच्चे का तेजी से विकास हो सकता था, वो नहीं हो पाया। अगर बहुत क्रिएटिवली ये काम हुआ होता, यहाँ पर व्यवस्था भी ऐसी होती जिसमें बच्चे को खुद अपने ढंग से सोचने की इजाजत देती और उसके आधार पर ही उसको महत्ता देती उस बच्चे को, तो आप सोचिए कि हवाई जहाज जो हमारे यहाँ पर पिछले 200 वर्षों में पैदा हुए हैं, ये 800,000 वर्ष पहले हवाई जहाज हो सकते थे। ट्रेनें 1500 वर्ष पहले हो सकती थी। ये जो कंप्यूटर हमारे अभी 100 वर्ष पहले आया, ये 500 वर्ष पहले आ सकता था। हमने मनुष्य की दिमाग की क्रिएटिविटी को रोके रखा है इस पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, परीक्षा प्रणाली से, रोजगार प्रणाली से। इसके बावजूद आप देखिए कि कंप्यूटर में किन लोगों ने विकास किया। ज्यादातर उन लोगों ने विकास किया जिन्होंने यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन को छोड़ा, यूनिवर्सिटी छोड़ दी उन्होंने, और यूनिवर्सिटी छोड़ करके उन्होंने अलग से कंप्यूटर पर काम किया, और उन्होंने पूरा कंप्यूटर वो दे दिया जिस पे आज सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। इसका मतलब यूनिवर्सिटीज ने जो क्रिएटिविटी का, यही नहीं विदेशी यूनिवर्सिटीज में भी जो क्रिएटिविटी को डेवलपमेंट करना था वो नहीं कर पाए। ये किताब ये कहती है, सृजनात्मक शिक्षा, कि शिक्षा वास्तव में मूल रूप से हर बच्चे की क्रिएटिविटी को विकसित करने का नाम है, न कि अपने द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार उससे तैयारी कराना, परीक्षा दिलाना, जॉब दिलाना। तो इसलिए दुनिया की शिक्षा को बच्चे के हित में उसकी जो बेस्ट चीज है, उसकी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, नया सोचने की, नया करने की, नया इनोवेशन करने की, उन क्षमताओं को विकसित होने की और हमारी शिक्षा होनी चाहिए। सर, जैसे मतलब शिक्षाविद के तौर पे आप स्टेट की भूमिका एजुकेशन में और सोसाइटी की भूमिका कैसे देखते हैं? और देखो, स्टेट की भूमिका तो प्रबंधन के लेवल पर होनी चाहिए, फाइनेंस देने के लेवल पर होनी चाहिए। ये जो सरकारी स्तर पर हम स्कूल खोल लेते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं, उससे क्वालिटी नहीं डेवलप हो पाती। इसलिए हालांकि हमारे यहाँ पर बहुत शिक्षा बहुत थी, तो सरकार ने सरकारी स्कूल खोले, सरकारी लोगों को जॉब भी दिया, और आजकल वही है, सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, इसलिए इतनी मारामारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, या ये तरीका ठीक नहीं है। शिक्षा सरकार के हाथ में होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार के पास होनी चाहिए, उसको फंड्स प्रोवाइड करने का काम होना चाहिए। लेकिन ये जो निजी शिक्षण संस्थाएं, उनमें से खास से वो लोग, वे टीचर्स, वे बहुत अच्छे संचालक जो डेडिकेटेड हो शिक्षा में, डेडिकेटेड हो, समर्पित हो शिक्षा के लिए, समाज को ऐसे लोगों को छांट करके उनको शिक्षक बनाना चाहिए और विद्यालय चलाने के लिए उनको फाइनेंस करना चाहिए, ताकि शिक्षा समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा समर्थित भी रहे, और साथ साथ वो अपने ढंग से बच्चों को विकसित करने के लिए स्वायत्त भी रहे, स्वतंत्र भी रहे। सर, जैसे
कोठारी आयोग से न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमेशा कहते हैं कि 6% जीडीपी का बजट होना चाहिए, 1960 से 70 से कह रहे हैं, पर बजट शिक्षा का मतलब 2-3% से ऊपर मैंने कभी देखा नहीं जाते। तो क्या वास्तव में सरकार की प्राथमिकता में होती है तो शिक्षा? होती नहीं। सरकार क्यों प्राथमिकता में शिक्षा को लाएगी? अगर समाज के लोग शिक्षित हो जाएंगे और जागरूक और विवेक संपन्न मतदाता हो जाएंगे तो उनकी कमजोरियों को घसीटेंगे और उनको हटाएंगे। इसलिए हर व्यवस्था ये चाहती है कि शिक्षा का विकास न हो। शिक्षा का ड्रामा तो चलता रहे वोट लेने के लिए। अब जैसे शिक्षा के प्रसार पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो अब आप देखिए थोड़ा बहुत तो बजट भी बढ़ेगा और थोड़ा बहुत शिक्षा पे जोर भी बढ़ेगा, क्योंकि समाज की एक जागरूकता, समाज की तरफ से एक डिमांड आ रही है। लेकिन अब तक समाज की डिमांड जो है सड़कें बनाने, नाली बनाने और सब्सिडी देने और खाद वाद और इनके लिए सारी व्यवस्थाएं होती थी, तो बजट भी वैसा ही होता था। इसलिए शिक्षा पे बजट सरकार क्यों करे? अपनी तरफ से तो करने वाली नहीं, क्योंकि जागरूकता पैदा हो जाएगी और समाज ने उसको डिमांड नहीं की। तो ये सिविल सोसाइटी की भूमिका बढ़ती है सर? अब सिविल सोसाइटी जागरूक हुई। अब संकट क्या हो गया कि लोग कहने को शिक्षित भी हो गए लेकिन रोजगार मिला नहीं। सरकार ने वैसी शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं की जो कि रोजगार दिलाती। तो फिर अभी संकट हो गया। और भारत में तो जहां पर इतने बच्चे हों वहां पर करोड़ों लोग अगर बेरोजगार हों तो वो तो परिवार के लिए भी संकट, खुद के लिए भी संकट, अर्थव्यवस्था के लिए भी संकट और अब राजनीति के लिए भी संकट। इसलिए राजनीति के लिए अब संकट बन गया है नौजवान। तो राजनीति ने जो शिक्षा की उपेक्षा की और उसको योग्य नहीं बनाया, उसको तो अब काफी, कोई भी सरकार आए, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आए, अब उसको सजग तो होना पड़ेगा और शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा। सर जो ये संकट है, आपने कहा कि एक गैप है शिक्षा में और बाजार मतलब उसकी एक स्किल सेट में, और ये लंबे समय से था जो कि अब बढ़ के विकराल रूप धारण कर लिया, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो सीमित ही हैं। तो युवा के लिए जो आपने इतने सालों से देखा, तो क्या स्किल सेट होने चाहिए जो शिक्षा व्यवस्था उसको दे नहीं पा रही लेकिन उसके लिए जरूरी है? और देखो, पहली शिक्षा तो ये जागरूकता देने वाली होनी चाहिए कि एक बच्चे में सबसे अच्छा क्या है। जॉब को देख करके शिक्षा मत दो, क्योंकि वो हो सकता है कि अगर उसी और बच्चे को भेजोगे तो वो उस जॉब को प्राप्त नहीं कर पाएगा और जो कुछ वो प्राप्त कर सकता था उससे भी वंचित रह जाएगा। इसलिए जॉब को ध्यान में रखकर शिक्षा नहीं होनी चाहिए। बच्चे की अपनी रुचि, अपनी क्षमताएं और वहां कहां पर वो इनोवेशन कर सकता है, कहां क्रिएटिव हो सकता है, वैसी पहचानने शिक्षा का काम कौन करे? इसकी पहचानने का सबसे बहुत गंभीर काम जो जागरूक माँ बाप है, हर कोई माँ बाप के लिए तो मुश्किल है लेकिन जागरूक माँ बाप है, इसकी पहचानने का काम हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि बच्चे की क्रिएटिविटी को कैसे पहचाना जाए। स्कूल और कॉलेजेस की टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए और ये धैर्य रखना चाहिए बच्चों और पेरेंट्स की भी ये ओरिएंटेशन होना चाहिए कि वो अपने सपनों को और मार्केट की डिमांड को बच्चे पर न ला दे। उसी की वजह से तो इतनी सुसाइड भी है। ये सुसाइड केवल सरकार की वजह से नहीं है, सरकार भी उसके लिए जिम्मेदार है लेकिन ये अभिभावक भी उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। वो बच्चे पर अपना सपना बहुत ज्यादा थोपते हैं और वह उसमें रुचि नहीं लेना चाहता, तो उसको लगता है कि मैं तो अपनी जिंदगी जीने के लिए जिस तरह से आया था वैसी शिक्षा व्यवस्था नहीं, वैसे पेरेंट्स नहीं, वैसे मेरी जिंदगी के टारगेट्स नहीं और मैं तो उन लक्ष्यों को प्राप्त ही नहीं कर पाऊंगा। नहीं प्राप्त कर पाऊंगा तो मेरे लिए तो जिंदगी जीना ही बेकार है। ये केवल डेथ जितनी संख्या में है उतनी ही डेथ नहीं है, मेंटल डेथ बहुत है। बच्चे जो बेचारे डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तो हमें बच्चों को खुला छोड़ना पड़ेगा कि तुम्हारे में क्षमता क्या है और इस क्षमता की पहचान का विशेष कार्यक्रम अभिभावक से लेकर, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी, कॉलेज तक होना चाहिए। आपने सर अभी एक बात की कि टीचर्स की भी ट्रेनिंग इस तरह से होनी चाहिए, तो क्या हो पा रही है सर टीचर्स? बिल्कुल नहीं। टीचर्स की जो ट्रेनिंग है कुल मिलाकर के वो जो टेक्स्ट बुक बेस्ड ट्रेनिंग है, ये सिलेबस है, ये टेक्स्ट बुक है, इसको पढ़ाओगे कैसे, वो बस। और उसमें भी कोई रेस्पॉन्सिबल उत्तरदायित्व नहीं है कि अगर कोई रिजल्ट किसी स्कूल का खराब है तो चलो प्राइवेट में तो फिर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर पे दबाव है, लेकिन गवर्नमेंट में तो ये दबाव उतना है ही नहीं। गवर्नमेंट में किन टीचर्स को निकाला गया नौकरी से जिनके की रिजल्ट खराब रहे। उल्टो टीचर्स जो रिजल्ट है उसको मैनिपुलेट किया गया कि तुम भी खूब लिबरली मार्क्स दो बच्चों को और मैं भी लिबरल मार्क्स दूंगा।
और हमारा गवर्नमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा रहना चाहिए। एक से जो मातृभाषा में शिक्षा की बात की जाती है तो उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो बहुत इसमें स्पष्ट ही है हम्म, कि बच्चे को मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। हम्म, बच्चा का जो दिमाग का सबसे अधिक विकास होगा वो मातृभाषा में हो सकता है, हम्म, दूसरी भाषा में नहीं। बहुत कम बच्चे दूसरी भाषा को अच्छी तरह से मास्टर कर सकते हैं और उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। थिंकिंग जो जो क्रिएटिविटी का पार्ट है वो अनकॉन्शियस माइंड का भी, और अनकॉन्शियस माइंड की जो भाषा है, अनकॉन्शियस माइंड की भाषा वो मातृभाषा है। ये जो दूसरी विदेशी भाषा है ये कॉन्शियस माइंड की भाषा है, और क्रिएटिविटी का संबंध कॉन्शियस माइंड से नहीं है, अनकॉन्शियस माइंड से। इसलिए अगर बच्चों की क्रिएटिविटी को डेवलप करना है तो वो केवल अपनी मातृभाषा में हो सकता है, लेकिन मातृभाषा का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी पाठ्य पुस्तकें बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें शोध अच्छा आना चाहिए, उसी में बच्चों को विश्लेषण करके नया सोचने के लिए प्रेरणा अधिक होनी चाहिए। तो चाइना सारा डेवलपमेंट अपनी मातृभाषा में, फ्रेंच का, फ्रांस का सारा डेवलपमेंट, जापान का, ये सब वो कंट्रीज हैं, जर्मनी का, वो तो अंग्रेजी की तरफ देखते ही नहीं है, कोरिया का, सब अपनी अपनी मातृभाषाओं में इस समय दुनिया के विकसिततम देश हैं। इसलिए ये भ्रम जो हमारा है कि हम अंग्रेजी के माध्यम से तरक्की कर जाएंगे, ये झांसा है। थोड़े से कुछ अच्छी तरह के जॉब ले सकोगे आप, लेकिन अपने दिमाग की क्रिएटिविटी का विकास नहीं कर पाओ, और वो भी 2%। 98% का क्या करेंगे आप, जो अंग्रेजी के माध्यम से कहीं नहीं जा सकते। सर वो एक ढांचा क्यों नहीं तैयार हो पाया फिर? ये इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। बात ये कि हमारे यहाँ जितने भी हमारे एमपीज कौन है, करोड़पति हैं, सब संपन्न है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजने में सक्षम है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स कौन है, सब सक्षम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेज सकते हैं। उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है इंग्लिश मीडियम में के द्वारा, और वे अतिरिक्त संसाधन जुटाकर अच्छे स्कूल्स में भेजकर अच्छे टीचर से पढ़वाकर अपने बच्चों को तो ठीक करवा लेते हैं। लेकिन बाकी और जो जनता है उसके स्कूल्स हैं, उस वो उपेक्षित हैं, किसी का ध्यान नहीं है कि गरीब आदमी का बच्चा कैसे पढ़े। तो सर ये जो इतना बड़ा गैप आ गया ये डराता नहीं है आपको? बहुत डराएगा ये। देखो, जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो इस लोकतंत्र में तो इसकी प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है, होगी, होकर रहेगी। वंचित वर्ग कब तक अपने आप को वंचित स्थिति में ही झेलता रहेगा? वह अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वो लड़ाई लड़ेगा। और ये जागरूकता अब धीरे धीरे शुरू हो गई है, और ये जागरूकता जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही अधिक हमारे यहाँ पर लोकतंत्र का भी परिष्कार होगा, लोकतंत्र भी सुधरेगा। जो जनप्रतिनिधि हैं अभी हमारे उस वर्ग के हैं जो सचमुच वंचित वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करते ही नहीं है, वो जनप्रतिनिधि है। और जो ब्यूरोक्रेट्स, वो भले ही गरीबी से निकल करके आते हों, लेकिन जो ही उस सिस्टम में फिट होते हैं उस गरीबों के अपेक्षाओं को भूल जाते हैं। लेकिन ये अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। वंचित वर्ग अधिक संख्या का है, लोकतंत्र में अधिक संख्या का महत्व होता है, बस वंचित वर्ग के जागरूक होने की बात है, और वो जागरूक होता जा रहा है। इसलिए बहुत दबाव आने वाला है सरकार पे भी और ब्यूरोक्रेसी पे भी। एक सर जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर आए थे तो हल्ला मचा था कि नौकरियां चली जाएंगी, ये होगा। अब एआई के बारे में कहा जा रहा है कि हमें नए तरीके से तैयार होना पड़ेगा, देश के तौर पे भी, युवाओं के तौर पे भी, एक शिक्षक के तौर पे जैसे आप हैं। आप इसको कैसे देखते हैं एआई के फिनोमिना को? और देखो, एआई का मसला जो है वो इस दृष्टि से बहुत अच्छा है कि आप टेक्निक के द्वारा दुनिया भर के ज्ञान को आप एक मोबाइल में भर सकते हैं। दुनिया भर का ज्ञान है वहां पर, और उसको कोई भी ह्यूमन माइंड याद नहीं रख सकता। लेकिन आपने टेक्निक ऐसे डेवलप करी कि वो याद करके आपके सामने पेश कर देगा। आपको क्या चीज चाहिए वो छांट करके दे देगा वो सब कुछ। कि महाराणा प्रताप की युद्ध शैली कैसी थी, अब आपको 10 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी से, जेमिनी से आप कीजिए, वो आपको बता देगा कि उसकी युद्ध शैली क्या थी, उसकी कमजोरियां क्या थी, उसकी ताकत क्या थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। उस तो अगर आप एआई के माध्यम से पूरी दुनिया के फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स का एनालिसिस है, अगर वो आपको मिल सकता है
तो उसका उपयोग करना चाहिए, उसमें पिछड़ना नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया हमेशा गतिशील है। अब तक के लिए गए दुनिया के निर्णय आगे भी वैसे के वैसे ही प्रभावी होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए नए निर्णय क्या होने चाहिए? हर हर समय स्थितियां बदलती जा रही हैं, और बदलती स्थितियों में आपको नए निर्णय लेने पड़ेंगे। एआई उसके लिए समाधान नहीं करेगा। एआई में तो जो कुछ फीड कर दिया गया, अब तक जो कुछ हुआ है, उसी के आधार पर वह कुछ बातें कहेगा, कुछ थोड़े बहुत प्रोडिक्शन दे देगा वो आपको। लेकिन उसका उपयोग करना चाहिए। अगर आप केवल फॉलो करते गए, ये बहुत बड़ी दुर्घटना होने को है अब पूरी दुनिया के सामने। जो लोग शिथिल हैं, जो लोग अपने आप को संघर्ष से बचाव करना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं, वे नकलची रहेंगे और एआई का उपयोग इसी रूप में करेंगे। खुद के दिमाग से मेहनत नहीं करेंगे और एआई का उपयोग करके बस वहां खत्म हो जाएंगे। उनके लिए दिमाग के विकास का भारी संकट उपस्थित है। लेकिन एआई घोड़े की तरह है। अगर आप घोड़े के लिए खुद को ट्रेन नहीं करेंगे उस पर सवार होने के लिए, तो फिर आप घोड़े के पीछे घिसटते जाइए। घोड़ा बहुत एआई बहुत प्रबल घोड़ा है, लेकिन अगर आप उस पर सवार नहीं कर सकते तो फिर पीछे घिसटिए और लहूलुहानी और खत्म हो जाइए। और अगर आप बहुत अच्छी अपने आप को ट्रेंड करते हैं कि इस एआई का उपयोग करके इस एआई में मैं प्लस क्या कर सकता हूं, और एआई के इस फैक्ट्स को लेकर, एनालिसिस को लेकर मैं मेरी जिंदगी की समस्याओं के समाधान में मैं अपने दिमाग का और क्या उपयोग कर सकता हूं, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी थिंकिंग से, तब तो आप एआई को जीत लेंगे। वरना एआई जो है आपको पछाड़ करके और दौड़ जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं सर ये सहायक की भूमिका में। बिल्कुल सहायक, घोड़े की तरह है। तो घोड़ा आपका मालिक नहीं हो सकता, मालिक आपको होना है। लेकिन घोड़ा आपसे बहुत पावरफुल है, ये ध्यान रखिए। वो 12 आदमियों की तुलना ताकत रखता है घोड़ा, और उस घोड़े को साधने के दिमाग की ताकत आपके पास होनी चाहिए। इसलिए अब मनुष्य के दिमाग के सामने अधिक चुनौती आ गई है, इंटरनेट का उपयोग करना और उसमें भी खास तौर से एआई का उपयोग करना। इसलिए हम लोग हमारे परिष्कार कॉलेज में हमने उस घोड़े को बिल्कुल उसको पकड़ा है। हमने यहाँ पर हर बच्चे को टैबलेट फ्री किया है और देखा कि देख तू घर पे नकल करता, तू नकल करने की जरूरत नहीं, क्लास में काम कर। देख चैट जीपीटी इस बारे में क्या कहता पढ़, देख जेमिनी क्या कहता है इस बारे में पढ़, अलग अलग और क्या क्या दूसरे एप्लीकेशंस क्या कहते हैं वो पढ़, इनमें कंपैरिजन कर, तुलना कर, बताओ इनमें से सही कौन सा है, इसमें कमी कहाँ है। इस दिमाग का जब तक विकास नहीं करोगे बच्चे का, तो वो तो एक जेमिनी के आंसर को देख करके और वो कह देगा कि ये लो आंसर, और टीचर ने उसको टिक कर दिया, उसको नंबर दे दिए। उस बच्चे का दिमाग का कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अलग अलग एप्लीकेशंस पे एनालिसिस करा करके इनमें से सही एप्लीकेशन कौन सी है और गलत एप्लीकेशन, कमजोर एप्लीकेशन कौन सी, अगर ये चर्चा आप दिमाग का करवाओगे तो फिर दिमाग तो इंटेलिजेंट होगा बच्चे का। सर जैसे आपने इतनी किताबें लिखी पढ़ी, कुछ किताबें वो बताइए जिनका आपके जीवन पे, आपकी सोच समझ पे गहरा इम्पैक्ट पड़ा हो, जो आज की युवा पीढ़ी को पढ़नी चाहिए। और देखो किताबें अलग अलग एरिया में बहुत हैं। आ, हमारे यहाँ का जो मूल जो दर्शन है, उपनिषदों का जो सार है, गीता का सार है, वो पढ़ना चाहिए। ये भारतीय चिंतन बहुत मैच्योर्ड चिंतन है। अगर उसमें ईश्वर में आपकी आस्था नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर के अलावा हट करके उपनिषदों में जो कहा है, गीता में जो कहा है, हालांकि उसमें बहुत ईश्वर छाया हुआ, ईश्वर को अलग कर दीजिए, नई पीढ़ी हो सकता है ईश्वर में विश्वास न करे, लेकिन जिंदगी की समस्याओं के समाधान करने के लिए उसमें बहुत चिंतन है। उसमें कैसे सत्य को प्रतिष्ठित किया गया है, उसमें अहिंसा को सामने लाया गया है, उसमें कैसे धैर्य रखने की बात कही गई है, त्याग करने की बात कही गई है, परहित करने की, दूसरे का भला करने की बात की गई है। ये किसी भी संस्कृति का, किसी भी व्यक्ति का उत्कृष्ट लक्षण होता है। ये सब हमारा वो पिछला साहित्य, उसकी उपेक्षा मत कीजिए, वो पश्चिम के बहुत से साहित्य से अधिक अच्छा साहित्य है। दूसरी बात यह है कि हर सब्जेक्ट, हर बच्चे को अपनी बेसिक्स, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए उसकी बेसिक्स किताबें हैं, उन बेसिक किताबों को पढ़ना चाहिए और उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।
क्योंकि किसी को किसी न किसी क्षेत्र में काम करना है। अगर वो अपने उस सब्जेक्ट की चीज़ों को नहीं पढ़ेगा तो फिर वो करेगा क्या। इसलिए उसकी बेसिक किताबों को उसको पढ़ना चाहिए। तीसरा ये है कि इस समय पूरी दुनिया में इतना अधिक रिसर्च वर्क हो रहा है और वो रिसर्च वर्क आपके मोबाइल में उपलब्ध है। एआई उस रिसर्च को बताएगा, इसलिए उस रिसर्च मटेरियल को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया तेजी से नई नई चीजें सामने ला रही है। इसलिए स्कूल लेवल से ही रिसर्च में क्या कुछ नया हो रहा है इसके लिए बच्चों को अट्रैक्ट करना चाहिए, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे तो रिसर्च की ओर करना ही चाहिए। हम लोग बराबर हमारे पाठ्यक्रम में ही रिसर्च को डाल दिया हमने। बगैर रिसर्च के हायर एजुकेशन का कोई मतलब नहीं। और दुनिया की प्रतिभा इस समय नया से नया क्या खोज रही है उसको आपको जोड़ना चाहिए। इस प्रकार से कोई एक किताब आप नहीं बता सकते, लेकिन बच्चों की अलग अलग रुचियां, अलग अलग एरिया, उनकी अलग अलग किताबें हैं, उनको पढ़ें, और बेसिक प्लस रिसर्च। एक सर मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो आपने बताया था आप ग्रामीण परिवेश से आए थे, तो उच्चारण यानी सॉफ्ट स्किल्स वगैरह ये, और आपके सामने भारत और दुनिया बहुत बदली है 50 60 70 80 90 के दशक, और आप भी लगातार बदलते रहे। तो एक ये बदलने के प्रति लचीलापन, और दूसरा अपने आप को परिमार्जित करते रहना या अपडेट करते रहना, ये इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता। और ये आसान काम नहीं है, लेकिन यही काम करनी है। जी। देखो, दुनिया विविधतामय है, हम्म, दुनिया आपसे बहुत फर्क है। अगर उस फर्क दुनिया से सीखना चाहते हो तो आप अपनी रिजिडिटी को तोड़ेंगे। आप जैसे हैं वैसे ही अगर बने रहना चाहते हो तो दुनिया से बहुत कम सीखोगे। और अगर आप अपने आप को विनयशील बनाकर, मेरे से भिन्न ये व्यक्ति कैसा है, मेरे से भिन्न ये कैसा है, ये कैसा है, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, इस किताब से क्या सीख सकता हूं, इस राजनीतिक दल से क्या सीख सकता हूं, इस राजनीतिक दल से क्या सीख सकता हूं, इस अर्थव्यवस्था से मैं क्या सीख सकता हूं, इस व्यक्ति के व्यवसाय से मैं क्या सीख सकता हूं। अगर ये ओपननेस है सीखने की, तो फिर आप अपने आप को बहुत तेजी से बदलते रह सकते सर हैं। इसको रोकता क्या है अहम। और इसमें थोड़ा सा अज्ञान, पहले तो हाँ, क्या। अज्ञान जो है ज्ञान को घुसने नहीं देता। जी। जितना सा ज्ञान है, अज्ञान का मतलब कोई पूरा अज्ञान ही नहीं होता, लेकिन वो ज्ञान इतना सा है और इतना अज्ञान है, तो वो इतना सा जो है इतनी चीज को अंदर नहीं जाने देता। दूसरा है हमारे परिवारों का वातावरण। वो परिवारों का जो वातावरण है वो नौकरी, जॉब, पैसा, बस उसकी तरफ ही उस बच्चे को इतना केंद्रित कर देता है कि इधर उधर मत देख, इधर उधर मत पढ़, इधर उधर मत सोच, अपने से मत मिल, अपने नौकरी से मिल। तो इस सारे एटमॉस्फेयर में बच्चा रुका रहता है सीखने से। इसलिए बच्चे जितना विकसित हो सकते हैं वो नहीं हो पाते। सर एक जो आपका बचपन था सहज था, इतना दबाव नहीं था, और एक आज का आप बचपन देखते हो तो आप कितना मतलब बच्चे कितने दबे हुए हैं, या उनका बचपन बचा है या नहीं नहीं मासूम। नहीं नहीं, मेरा बचपन में तो बहुत दबाव था। अच्छा। वो दबाव आजकल बच्चों का उतना नहीं है। जी। लेकिन हर जिंदगी में हर बच्चे के ऊपर दबाव होता है। जी। आप अगर पॉजिटिव हैं तो उस दबाव में से रास्ता निकालना आपको आना चाहिए। अगर दबाव को दबाव महसूस करते रहोगे तो दबे ही रह जाओगे। माँ बाप भी दबाव है, बड़ा भाई भी दबाव है, परीक्षा भी दबाव है, टीचर भी दबाव है, मार्केट भी दबाव है। सब दबाव ही दबाव है आदमी के भीतर। हर उम्र का अपना दबाव है। 2 वर्ष के बच्चे का अपना दबाव है, 6 वर्ष के बच्चे का अपना दबाव है, 16 वर्ष के अपने बच्चे का अपना दबाव है। दबाव कहाँ नहीं है, लेकिन उस दबाव में से जब भी समझ आ जाए, मैं 2-4 वर्ष के बच्चे की बात नहीं कह रहा, लेकिन जब आप 6 वर्ष के होते हैं, 8 वर्ष के होते हैं, 10 वर्ष के होते हैं, तो आप दबावों को महसूस करने लगते हैं, उनमें सेलेक्ट करने लगते हैं, किस दबाव से मैं कैसे डील करूं, सोचने लगते हैं। ह्यूमन माइंड सोचने लगता है। जो दबावों को झेलता हुआ उनमें से अपनी जिंदगी का रास्ता निकालता जाएगा, वो विकसित होता जाएगा। ये जरूरी है। तो वो सर जो वो विवेक है या सूझबूझ है वो कहाँ से आती है। वो अपने आप धीरे धीरे परिस्थितियां देती हैं आपको। टीचर देते हैं, माँ बाप देते हैं, दोस्त देते हैं। तो वो आपका दिमाग खुला रहना चाहिए। आपके पास वो चीजें, वो सुझाव, वो रास्ते, वो विकल्प आते जाते हैं। आप थोड़ा सा सोचिए कि इसमें सही क्या है, और थोड़ा सा अपने स्वार्थ को, अपने छोटे स्वार्थ को छोड़िए।
छोटा स्वार्थ तो आपको छोटे रास्तों की ओर ले जाएगा। थोड़ा सा बड़ा सोचो कि इसमें मेरा विकास किस में होगा, मेरा विकास, मैं सामर्थ्यवान कैसे बनूंगा। अगर आप दुनिया का भला करना चाहते हैं तो आपको खुद को समर्थ होना पड़ेगा ना, खुद के भले के लिए तो समर्थ होना ही पड़ेगा। दुनिया का भला करने के लिए भी समर्थ होना पड़ेगा। समर्थ तो आप ही होंगे, तो आप समर्थ होने के लिए दुनिया से कहां से क्या सीख सकते हो, उसी से तो आप समर्थ बनोगे। इसलिए आपको हर उम्र में, हर बच्चे को हर उम्र में कहां से क्या कुछ चीज लेकर के अपने आप को अच्छा मजबूत बनाना, ये विवेक होता है। हर उम्र का एक विवेक होता है। 6 वर्ष के बच्चे का विवेक है, 10 का भी है, 20 का भी है, और उसकी प्राथमिकता और उसकी प्राथमिकता है उनमें से। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि अचानक विवेक किसी खास उम्र में पैदा हो जाता है ना। मनुष्य का बच्चा बहुत पैदाइशी बहुत विवेक संपन्न है, पैदाइश। पर सर ये चुनौती आजकल बहुत बताई जाती है कि जैसे तकनीक और दुनिया तेजी से बदल रही है, उसके अनुसार अपने आप को लगातार बदलते रहना। ओ बिल्कुल, वो तो हमेशा ही है। जी, हमेशा पहले तकनीक का विकास इतना तेजी से नहीं होता था, इसलिए समाज ठहरा हुआ था। जी, अब पिछले 100 साल में देखो आप, 100 साल में विज्ञान का तकनीक का विकास तेजी से होता है, स्पीड बढ़ गई है, और ये स्पीड क्रमशः अधिक बढ़ती जा रही है। ये तो हमें जानना ही पड़ेगा। ये जो अभी हमारे जो बच्चे हैं, इनके जब बच्चे होंगे, ये इनको सब ज्यादा चुनौती देंगे। ये जो जैन जी हमको चुनौती दे रहा है, इनके बच्चे इनको हमसे ज्यादा चुनौती इनको मिलेगी। तो ये तो है ही। सर जो कहा जाता था कि पहले पीढ़ी अंतराल 5-10 वर्षों में होता था, अब 2-3 वर्षों में ही या बिल्कुल जनरेशन गैप हो जाता है, बिल्कुल रैपिडली चेंज हो रहा है। 2 3 4 वर्ष में नई टेक्निक जो है दिमाग को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो जो ही नई टेक्निक से जुड़ेगा, नई जनरेशन पैदा हो जाएगी। एक सर जैसे आप गांव से आए, तो आपके अंदर गांव अभी कितना जिंदा है, वो आपको किस तरह से मतलब एक वो रखता है? देखो, गांव हाँ, गांव अभी भी खूब जिंदा है। जी, गांव का मतलब है संघर्ष। जी, आपको दूर जाना है, हम्म, पास में स्कूल नहीं है, हम्म। आपके पास में लाइट भी नहीं है, आपके पास तो कई बार सर वो सपना लगता है आपको, जहाँ इस इस समय यात्रा, अब सपना लगता है वो कैसे यात्रा। निकल के वहां से आ गए। हाँ, इसलिए गांव तो सिखाने की, गांव एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी, गांव एक पाठशाला थी। हम्म, गांव की गरीबी, उसका संघर्ष, वो सब का सब हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए उस गांव से ही तो तैयार हुए। हम्म, गांव संघर्ष करना सिखाता है, और संघर्ष करना सिखाना मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जी। विपरीत परिस्थितियां मनुष्य का बड़ा सौभाग्य होता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां ही इस दिमाग से टकराकर इसको मजबूत करती है, ताकतवर बनाती है। सर एक आखिरी सवाल की, जो आपने एजुकेशन सिस्टम पे इतना काम किया, अभी भी कर रहे हैं, तो आपके लिए मतलब एक आदर्श या एक मतलब क्या परिकल्पना लेके चलते कि जो भविष्य की चुनौतियों को भी देखे बच्चों की, और मतलब एक सर्वांगीण विकास, जो आप कहते हैं कि सिर्फ रोजी रोटी के मसले से बाहर जो उसका व्यक्तित्व विकास है वो उसको तो देखे? मैं भी कह चुका आपको। हाँ, देखिए, हम्म, जो सबसे अच्छी शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा एक वो माध्यम है जिससे मनुष्य के दिमाग सबसे अधिक विकसित होता है। जी, उस दिमाग को विकसित करने के लिए मनुष्य की अपनी खुद की क्षमता को, रुचि को पहचानना जरूरी है। जी, तो ये जो वर्तमान जो पाठ्यक्रम पद्धति है, ये वहां तक पहुंचने नहीं देती। जी, इसलिए उसको पहचानने के लिए पूरे परिवार को, माँ बाप को, जागरूक माँ बाप को अपने बच्चे में क्या कुछ अच्छा है, क्योंकि वो जो लेकिन कुछ, सर एक बड़ा हिस्सा रोजी रोटी में पिसता रहता है, माँ बाप के रूप में भी उनके पास इतना समय समझ नहीं होती, संसाधन नहीं तो होते। मैं कह रहा हूँ जो समझदार माँ बाप जी, है, नहीं होगा था। हाँ, उसके बाद टीचर तो है, वो तो समझदार है, जी, उसका तो काम उस बच्चे को विकसित करना है। हम्म, तो टीचर अगर समझदार टीचर है, वो फिर आगे चल करके, आजकल बहुत बच्चों को हायर एजुकेशन में बहुत सुविधा मिलती है। अभी भी 28-30% लोग हमारे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स को, प्रोफेसर्स को समझना चाहिए कि इस बच्चे में सबसे अच्छा क्या है। क्यों आप उस पर एक पाठ्यक्रम उस पर थोप करके उस बच्चे के दिमाग को नष्ट क्यों कर रहे हैं। उसकी इनोवेटिवनेस को पहचान करके इनोवेशंस में डालना चाहिए। सर आपको लगता है वो समय आ गया, क्योंकि आ गया, रोजगार कर वो? आ गया। अगर वो आप उसको नहीं पहचानोगे जी, तो इस दुनिया में भारी फ्रस्ट्रेशन आएगा, और नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, पुरानी राजनीति के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इसलिए ये सबके लिए खतरे की घंटी है, और हमको इसको बहुत गंभीरता से नौजवानों की जो एस्पिरेशंस हैं, जो इच्छाएं, जो सामर्थ्य है, जो क्रिएटिविटी है, उसका सम्मान करना चाहिए। शुक्रिया सर, आप इसी तरह से ऊर्जावान रहें और हमें प्रेरित करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी, नितिन जी।